हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 140। इससे पहले इस कहानी के 139 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था। अवनी भी घर की छत पर देख रही थी जहाँ पर एक नौकर फूलों की माला बांध रहा था। अवनी बोलती है कि अरे नहीं भैया, इसे यहाँ पर रहने दीजिए, इधर की तरफ लगाओ ना, यहाँ पर अच्छा लगेगा। लेकिन वो नौकर भी हमेशा गलत ही दिशा में माला को लेकर जा रहा था। अवनी बोलती है कि अरे रुको भैया, मैं ही छत पर आती हूँ, आपको बता देती हूँ कि कैसे लगाना है। मैं ही बताऊंगी कहाँ पर लगाना है आपको और कहाँ पर नहीं। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। इतना कहकर अवनी भी वहाँ से चली गई थी और अब गार्डन में दिशा और शुभ ही थे। दिशा जहाँ पर पूजा होने वाली थी वहाँ पर डेकोरेट कर रही थी और शुभ जो कि रंगोली बनाने की कोशिश करने लगता है। वो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ रंगोली को बना रहा था। शुभ फिर से खुद से बोलता है कि यार, सासू माँ ने सिखाया तो था मुझे, सासू माँ आ जाती तो फिर रंगोली बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती। और तभी प्रताप हाउस के घर के बाहर गाड़ी रुकती है। उसमें से दादाजी और दादी बाहर उतरते हैं। दादी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जबकि विजय जी के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भाव नहीं था। दोनों ही अंदर आ जाते हैं और दादी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी से अंदर आ रही थी। जैसे ही वो अंदर आती हैं उनकी नज़र तो शुभ की रंगोली पर पड़ती है। वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। दादी को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर शुभ, जो कि एकदम से डर गया था, तो वहीं दिशा ने भी पलटकर दादी की तरफ देखा और फिर दादी, जो कि आंखें फाड़कर अभी शुभ की रंगोली की तरफ ही देख रही थी। शुभ बोलता है कि अरे क्या हुआ है दादी, इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो आप। दादी बोलती हैं कि ये तो किस पर टोना टोटका कर रहा है, तू बता मुझे। शुभ ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अपनी बनी हुई रंगोली को देखा, जिसमें अभी उसने ब्लैक कलर की एक गुड़िया बना रखी थी और उसकी आंखें नाक सफ़ेद रंग से बनाने की कोशिश कर रहा था। शुभ कुछ देर तक तो अपनी रंगोली की तरफ हैरानी से देखता है और फिर बोलता है कि अरे दादी, इतनी डरावनी लग रही है क्या ये। दादी ने भी शुभ की कलाई पकड़कर उससे अब रंगोली से थोड़ा सा दूर किया और फिर गुस्से से बोलती हैं कि तू मुझे ये बता कि ये सब कुछ कब से चल रहा है, कब से तूने ये सब कुछ सीखा है, कब से तू ये टोना टोटका करना सीख गया है, बता मुझे। और तू ये टोटका किस पर कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या, बता मुझे। अरे अपने पापा को देख, कितने ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं, कितने अच्छे से बिजनेस को संभालते हैं। अपने दोनों बड़े भाइयों को देख, अपने पापा का पूरा साथ देते हैं, और तू है जो ये किस लाइन में घुसता जा रहा है, बदतमीज कहीं के। ये किसने सिखा दिया है तुझे, बता मुझे आज। दूर रहे इससे, दूर रहिए इससे, समझा। तो शुभ को तो अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी इस वक्त। उसने पहली बार इतनी मेहनत से रंगोली बनाई थी और फिर दादी ने उसे टोना टोटका बता दिया था। तो वहीं दिशा भी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। बाहर बहुत ही जोर जोर से आवाज आ रही थी, इसीलिए अवनी, किट्टू और संध्या भी बाहर की तरफ गार्डन में आ जाती हैं। तीनों ने ही शुभ की रंगोली देखी तो तीनों भी जोर जोर से हंसने लगती हैं। दादी ने भी संध्या की तरफ देखकर कहा कि संध्या, तुम हंस रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। ये देखो ना तेरा बेटा क्या करने लगा है आजकल। संध्या भी थोड़ा सा हंसते हुए दादी के पास आ जाती है और फिर उनके पैरों को छूकर बोलती है कि अरे माँ जी, ये इसकी रंगोली है, रंगोली। ये सुनकर तो चांदनी ने भी रंगोली की तरफ देखा और फिर शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ तो बहुत ही ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाकर दादी की तरफ ही देख रहा था। फिर वो मासूमियत से बोलता है कि दादी, मैंने रंगोली बनाई है। दादी बोलती है कि ये रंगोली है, मुझे तो लगा था कि शायद तूने टोना टोटका करना सीख लिया है और किसी पर कर रहा है तू ये सब। शुभ ने भी दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने भी कहा कि मुझे क्या देख रहा है तू, अब ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो तुम्हारी दादी को तो यही लगेगा ना कि तुम लोग टोना टोटका सीख रहे हो और यही सब कुछ करते हो यहाँ पर। तो वहीं दिशा की तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी, वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुभ की रंगोली इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि हंसी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो वहीं दादी ने भी हल्का सा पलट कर दिशा की तरफ देखा और फिर संध्या की तरफ देखकर बोलती हैं कि अच्छा, और ये लड़की कौन है जो इतना ज़्यादा हंस रही है। संध्या बोलती है कि ये है दिशा, दिशा यहाँ पर आओ बेटा। तो दिशा भी जाकर संध्या के पास खड़ी हो गई थी और फिर दिशा अभी भी अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
संध्या बोलती है कि माँ जी आप भूल गई हैं क्या? उस दिन पार्टी में तो मिली थी ना आप इस लड़की से। दादी ने कहा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी दिशा को। ये तो दिशा है ना, दिशा। उस दिन ठीक से देख नहीं पाई थी इस बच्ची को। दिशा तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, सच में। हंसते हुए तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो बेटा। दिशा ने भी बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर दादी के सामने अपने हाथ जोड़ ले लिए और फिर बहुत ही प्यार से उन्हें नमस्ते किया और वापस से अपनी जगह पर चली गई, क्योंकि उसकी हंसी कंट्रोल करने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वहीं शुभ की नज़र तो दिशा पर ही टिकी हुई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि इसकी हंसी ना बहुत ही जल्दी देखूंगा मैं। संध्या भी अपनी दोनों ही बहुओं को लेकर दादाजी के पास आ गई और फिर तीनों ने ही दादाजी को एक एक करके पैर छुए। विजय जी ने भी तीनों को बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दिया। संध्या बोलती है कि पिताजी अंदर चलिए ना, आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। विजय जी ने भी एक नज़र चांदनी की तरफ देखा और फिर चुपचाप अंदर की तरफ चले गए। तो वहीं चांदनी तो शुभ के पास आकर बोलती है कि मैं तेरे साथ रंगोली बनाती हूँ। ओके, तूने तो रंगोली का रावण बना के रखा है यहाँ पर। फिर दोनों ही दादी पोते मिलकर बहुत ही प्यार से रंगोली बनाने लगे थे। वहीं शुभ भी बार बार दिशा की तरफ देख रहा था। दादी ने रंगोली की एक डिब्बी उठाकर उसे फूल को बनाते हुए कहा कि दिशा बहुत अच्छी लड़की है ना, अपने मम्मी पापा से कहकर शादी क्यों नहीं कर लेते हो तू? ये सुनते ही शुभ को तो फिर से एकदम से खांसी आ गई थी। वो बोलता है कि क्या दादी, मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? दादी ने गर्दन उठाकर शुभ की तरफ देखा और बोला कि मैंने कहा कि दिशा बहुत अच्छी लड़की है, अपने मम्मी पापा से कहकर शादी क्यों नहीं कर लेते तुम इस लड़की से? शुभ के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी। उन्हें पता नहीं था कि उसकी दादी पहले दिन से ही उसकी चोरी को पकड़ लेंगी। शुभ भी अपने बालों को हल्का सा खुजाते हुए बोलता है कि दादी ये देखना ना, इसमें हरा रंग भर दूं क्या मैं? अच्छा लगेगा ना इसमें हरा रंग? दादी ने भी इस बार शुभ के कान को पकड़ लिया था और फिर बोलती हैं कि अपनी दादी से मस्ती करेगा तू? सच बता मुझे, प्यार करता है ना तू उस लड़की से? बता मुझे सच सच। शुभ ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दादी ने भी शुभ के गाल पर बहुत ही प्यार से हल्का सा थप्पड़ मारा। दादी और शुभ दोनों ही अभी हंसी मजाक आपस में बातें कर रहे थे और तभी दादी भी रंगोली बनाकर उठ गईं और फिर शुभ की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि अच्छा, ये तो बताओ कि तुमने भागवत कथा कहने के लिए किसको बुलाया है? ये सुनकर तो शुभ के तोते एकदम से उड़ गए थे। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार दादी, पहले तो अकेली माँ को बेवकूफ़ बनाया था, अब दादी को भी बनाना होगा। माँ तो सीधी है, मेरी बातों में आ गई थी, लेकिन दादी वो तो मेरे पापा की माँ है ना, वो तो मेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि पिटने का टाइम आ गया है शुभ। दादी भी शुभ के बोलने का इंतजार कर रही थी और उसी की तरफ देख रही थी। इतने में ही शुभ का फोन रिंग करने लगा था। शुभ ने भी दादी की तरफ देखकर कहा कि दादी बस अभी आया 2 मिनट में। इतना कहकर जल्दी से शुभ भी गार्डन की दूसरी ओर चला गया था, क्योंकि वो जान रहा था वहां पर रुकना खतरा है। उसने भी फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से निहाल की आवाज आती है कि अबे अब क्या हुआ है, वहीं रहेगा क्या, वापस नहीं आएगा क्या? आंटी के आने का टाइम हो गया है, जल्दी से बाहर आ। शुभ बोलता है कि वो सब कुछ तो ठीक है यार, लेकिन अब घर में क्या बोलूँगा? दादा दादी भी आ गए हैं, यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से तैयारी हो गई है और फिर अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को कि उन्हीं की गीतांजलि आंटी हमारे यहाँ पर नहीं सचा देवा हाउस में आएंगी। निहाल बोलता है कि यार तेरे ही दिमाग में तो इतना ज़्यादा खुरापात चलता रहता है ना, हमारे दिमाग में तो चलता ही नहीं। अब तू ही झेल, तूने ही तो झूठ बोला था ना, अब गलती तूने की है ना तो फिर पिटेगा भी तू ही। दादी अलग से मारेंगी, दादाजी अलग से गुस्सा करेंगे और उन सब में ऊपर से पिताजी, वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। उस दिन भी देखा था ना कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। यार कुछ कर चुप प्लीज़, थोड़ी देर में ही गीतांजलि आंटी आ जाएंगी और फिर मोहल्ले की आंटियां भी उनके साथ शामिल हो जाएंगी। तू तो जानता है ना सबके सामने बेइज्जती कर देंगे पापा। शुभ ने भी अपने सिर को खुजलाया और बोला कि तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बस गीतांजलि आंटी के स्वागत में कोई भी कमी मत रहने देना। उनके साथ जो कोई भी आएगा ना उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना, समझ गए ना तुम दोनों की मैं क्या कह रहा हूँ? निहाल बोलता है कि अबे तेरे दिमाग में फिर से कोई तूफानी कीड़ा उछला है ना, तभी तू ऐसे पड़पड़ पड़पड़ कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, तू पिटवा कर ही मानेगा यार। तू सबको बेवकूफ़ बना सकता है लेकिन पापा को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। शुभ बोलता है कि यार पापा को पहले से ही सब कुछ पता है, अगर हम कुछ गलत कर भी रहे होंगे ना तो फिर वो हमें रोकते थोड़ी ना, लेकिन वो हमें रोक नहीं रहे
हैं ना, तो इसका मतलब है कि तू समझ नहीं रहा है। कहीं न कहीं उन्हें भी अजीत अंकल की खुशी ही चाहिए और वो भी चाहते हैं कि गीतांजलि आंटी उनके पास वापस आ जाएँ। अरे तू नहीं समझेगा, मैं समझता हूँ अपने पापा को, समझा तू? ख़ैर वो सब कुछ छोड़, मैं खुद ही सब कुछ सँभालूँगा। तू बस गीतांजलि आंटी के स्वागत की तैयारी कर अच्छे से, ओके? इतना कहकर शुभ ने भी फ़ोन को कट कर दिया और तभी सोसाइटी में ढोल बजने की आवाज़ आने लगती है। ढोल की आवाज़ सुनते ही संध्या भी अपने दोनों ही बहुओं के साथ जल्दी से खुश होते हुए बाहर आ जाती है और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलती है कि लगता है कथावाचक आ गई हैं। शुभ ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दादी ने कहा कि संध्या चलो हम लोग भी स्वागत के लिए चलते हैं। संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर पीछे पीछे दिशा, किट्टू, अवनी भी चली गई थी। शुभ भी उन्हें जाता हुआ देख रहा था। गीतांजलि भी गहरे रंग की साड़ी पहने हुए आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे बहुत सारी औरतें थी और उनके पीछे कुछ आदमी भी। कुछ ढोल वाले गीतांजलि के आगे आगे चल रहे थे। वो सब कोई बढ़ चढ़कर गीतांजलि का स्वागत कर रहे थे। दादी और संध्या भी हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, इस वहम में कि गीतांजलि उनके घर आएंगी। तो वही शुभ भी सोच रहा था कि प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो फिर गीतांजलि के सामने ही पिटेंगे। दादी और संध्या पूरे श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी थी। अपनी किट्टू दिशा भी उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़ी थी और दादाजी भी घर के अंदर बैठे हुए थे। उन्हें इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। देखते ही देखते गीतांजलि सचादेवा हाउस की ओर मुड़ गई और फिर यह देखकर दादी और संध्या की आंखें हैरानी से फैल गई थी। संध्या ने शुभ की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली कि यही है ना कथावाचक जो हमारे घर पर कथा करने वाली थी। यह सचादेवा हाउस में क्यों जा रही और सचादेवा हाउस इतना सजा हुआ क्यों है? शुभ बोलता है कि माँ मुझे नहीं पता है, पूछ कर बताता हूँ। और तभी दादी ने कहा कि अरे तू रहने दे, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ ना, इसे घर में आना है उन्हें, उस घर में नहीं। इतना कहकर दादी जैसे ही जाने को हुई तो शुभ ने भी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें जल्दी से अपनी तरफ खींचा और बोला कि अरे दादी ये क्या कह रही हो आप? पीछे से टोकते नहीं हैं, अब शगुन होता है, जाने दो ना, मैं पता लगवाता हूँ ये सब कुछ कैसे हुआ है। दादी ने अगले ही पल शुभ के गाल पर एक चांटा मारते हुए कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तेरे? पैसे हमने लगाए हैं, इतने डेकोरेशन हमने करा है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम हम कर रहे हैं और कथा वहाँ पर कहेंगी ये? और आज कथा वहाँ पर कह भी देंगी तो आने वाले 7 दिन तक वहीं पर कथा कहेंगी, समझा तू? तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। अरे वो सच्चा देवा हाउस में जाए उससे पहले ही मैं लेकर आती हूँ उन्हें। इतना कहकर दादी वहाँ से जाने लगी तो शुभ ने फिर से दादी की बाजू पकड़कर कहा कि अरे दादी ये क्या कर रही हो आप? मत करो ना, खंडित हो जाएगी कथा। माँ दादी को समझाती क्यों नहीं हो आप? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे सच्चा देवा हाउस और हमारा घर अलग अलग थोड़ी ना है। माँ समझाओ ना दादी को आप। संध्या भी हल्के से गुस्से में बोलती है कि क्या समझाऊं मैं? तो ही बता ना कि क्या समझाऊं मैं? अरे सच्चा देवा हाउस में कोई भी औरत थोड़ी ना रहती है जो गीतांजलि जी की सेवा भाव कर देगी। शुभ बोलता है कि तो माँ गीतांजलि आंटी को अपने घर में ठहरा लेंगे ना और फिर आप जी भरकर उनकी सेवा कर लेना, ओके? लेकिन मैंने सच में सुना था कि ऐसे टोकते नहीं है बिल्कुल भी, अब शगुन हो जाता है। अरे क्या ही हो जाएगा माँ, अगली बार अपने घर में करवा देंगे कथा। क्यों भैया, क्यों भाभी हो, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? किट्टू और अवनी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उन्होंने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शुभ ने भी दादी जी का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो दादी वहीं पर चलते हैं, आखिर हमें कथा ही तो सुननी है ना। चलो माँ आप भी चलो। इतना कहकर वो भी अब अपनी दादी और अपनी माँ को लेकर सीधा सचादेवा हाउस में चला गया था। पहले तो संध्या और दादी दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर ये सोच कर कि शायद शुभ बिल्कुल सही कह रहा है, उन्हें ऐसे रोकना टोकना नहीं करना चाहिए। उन्हें दोनों को बस भागवत में ही श्रद्धा पूर्वक शामिल हो गई थी। तो दिशा और किट्टू अपनी भी वहीं पर बैठी हुई थी और गीतांजलि जी ने कथा कहनी शुरू कर दी थी, लेकिन गीतांजलि की नजरें कहीं ना कहीं अजीत को ही ढूंढ रही थी। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अजीत उसे भी दिखाई दे, या फिर ये कह सकते हैं वो चाहती थी कि अजीत उसे दिखाई दे। उसे खुद नहीं पता था कि वो अभी दिल ही दिल क्या चाहती है और फिर क्या नहीं चाहती है। आज पहली बार कथा में उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कथा को कह रही थी। दादाजी भी कुछ देर बाद सचादेवा हाउस में जाकर बैठ गए थे। गीतांजलि कथा कहते हुए शुभ, निहाल और शोभित की तरफ देख रही थी। तीनों ही वहां पर आए और लोगों की सेवा कर रहे थे, खाना पानी खिला पिला रहे थे और कभी चाय पिला रहे थे तो कभी प्रसाद बांट रहे थे। तीनों ही एक सेकेंड के लिए भी बैठे नहीं थे, बल्कि उस कथा में श्रद्धा भाव से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और कहीं ना कहीं ये बात गीतांजलि को बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी कर रही थी। उसे लगा था कि ये तीनों बस शैतानियां ही करने जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता था उसे कि वो प्रताप हाउस के बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजय आज थोड़ी जल्दी ही घर आ गया था। वो जब घर आया तो पूरा घर सोना पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि कोई नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। संजय ने नील को कॉल करके कहा कि सब लोग कहीं गए हैं क्या? नील बोलता है कि नहीं, तो आज तो घर में
भागवत होनी थी ना, तो सब लोग घर पर ही होंगे। संजय ने गार्डन को देखा तो वहीं पूरी तरीके से सजा हुआ था और अगले ही पल उसके कानों में गीतांजलि की आवाज़ पड़ी। संजय की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसके फ़ोन को कट किया और फिर पलट कर सचदेवा हाउस की तरफ देखा और अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर खुद से बोलता है कि मतलब मेरे बच्चों ने कांड कर ही दिया। भगवान अब क्या होगा। आखिरकार शाम हो गई थी और फिर कथा का आज दिन समाप्त हो गया था। गीतांजलि हाथ जोड़कर बोलती है कि आगे की कथा कल होगी। इतना कहकर उसने भी अपना सर झुकाया और जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़र सीधा अजीत पर जाती है, जो कि अभी अभी ऑफिस से आया था। उसने गीतांजलि को अपने गार्डन में देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। इतना कि उसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया था और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे नहीं पता था कि वो आज ऑफिस से घर आएगा और फिर उसे गीतांजलि अपने ही घर के गार्डन में मिलेगी। गीतांजलि के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। वो जैसे तैसे उठकर वहाँ से धीरे धीरे जाने लगती है। तभी संध्या और दादी उसके पास आई और फिर बातें करने लगती हैं। शुभ ने दादी के कान में धीरे से कहा कि दादी, ये जाने के लिए कहेंगी ना तो जाने मत देना इन्हें बिल्कुल भी। आखिर हमने इन्हें पैसे लगाए हैं ना, तो फिर इन्हें हमारे घर पर ही रहना पड़ेगा। क्यों दादी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। दादी ने भी धीरे से कहा कि बात तो करने दे पहले। दादी ने फिर गीतांजलि की तरफ देखकर कहा कि बेटा अब जो कुछ भी हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह लो ना हमारे घर पर। गीतांजलि बोलती है कि नहीं माँ जी, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। दादी ने कहा कि क्यों नहीं रह पाओगी बेटा, हमें भी तो सेवा करने का मौका दो। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्लीज़ रुक जाओ। और तभी शोभित बोलता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मान जाओ ना आंटी, प्लीज़ देखो ना दादी इतनी बड़ी होकर आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही है प्लीज़ रुक जाइए ना। गीतांजलि एक नज़र अजीत की तरफ देखती है। अजीत तो अभी भी वैसे कि वैसा ही हैरानी से खड़ा हुआ था। गीतांजलि ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और धीरे से बोलती है कि नहीं माँ जी, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं होगा। संध्या बोलती है कि क्यों नहीं होगा, तुम जैसा भी कहोगी ना वैसा ही तुम्हारे लिए खाना बनेगा, जैसा कहोगी वैसे ही तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया जाएगा। हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्लीज़ रुक जाइए ना आप हमारे घर पर। दादी ने कहा कि हाँ गीतांजलि बेटा रुक जाओ ना तुम, तो फिर गांव से इतनी दूर हम तुम्हारी कथा सुनने के लिए ही तो आए हैं ना, तो हमारे घर पर रुक जाओगी तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आखिरकार गीतांजलि को भी संध्या और दादी की बात माननी ही पड़ी थी और फिर वो दोनों ही गीतांजलि को लेकर प्रताप हाउस आ गई थी। गीतांजलि भी प्रताप हाउस में रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा धड़क रहा था, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, मना भी नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में उसके गार्डन में जितनी भी औरतें आई थी वो सब प्रसाद लेकर वहाँ से चली गईं। त्रिमूर्ति फिर से अपने काम में लग गए थे। तीनों ने मिलकर गार्डन को अच्छे से साफ किया और फिर से दरिया को इकट्ठा करके साइड में रख दिया और अजीत तीनों की तरफ ही हैरानी से देख रहा था और तीनों ही अजीत के सामने अपने नंबर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अजीत को अब उन तीनों पर बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। आखिरकार अजीत ने थोड़ा सा तेज आवाज़ में कहा कि तुम तीनों अंदर आओ अभी के अभी। तीनों जो कि अभी काम में लगे हुए थे उनके हाथ एकदम से रुक गए और तीनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अजीत गुस्से में घर के अंदर चला गया और शोभित बोलता है कि अब तो गए काम से यार। निहाल ने कहा कि अभी अंकल से डांट खाएंगे और घर जाकर अपने पापा से डांट खाएंगे। हे भगवान, लगता है पूरी जिंदगी डांट खाने में ही चली जाएगी। अगले ही पल निहाल का फोन धीरे धीरे रिंग करने लगा था। निहाल ने फोन रिसीव किया तो नव्या का कॉल आ रहा था। निहाल ने नव्या का कॉल रिसीव करके कहा कि तुम क्यों नहीं आई हो कथा में। नव्या बोलती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी ना, कल आ जाऊंगी कथा में ज़रूर। निहाल बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, आज ज़रूर जाना। ओके, अब मैं रखता हूँ, काम कर रहा हूँ मैं। वैसे तुम कल प्लीज़ ज़रूर आ जाना। ओके, दोनों मिलकर सेवा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा हम लोगों को। नव्या ने भी हाँ में कहकर फ़ोन को कट कर दिया। तो वहीं तीनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शुभ बोलता है कि भाई अगर तेरी आशिकी हो गई हो तो फिर चले। निहाल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तीनों ही अगले पल अजीत के सामने आकर खड़े हुए थे। अजीत ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम तीनों के तीनों, क्या चाहते क्या हो, वो पूरे दुनिया के सामने बदनाम हो जाए, ये चाहते हो क्या। तीनों ही सर झुकाकर चुपचाप से खड़े हुए थे। अजीत ने कहा कि अब मुझे जवाब दोगे या फिर नहीं। शोभित अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ बोलता है कि अंकल आप गलत समझ रहे हो हमें, आपके घर पर नहीं लेकर आना चाहते थे हम, हमारे घर पर लेकर आना था हमें। आपने देखा ना हमारा घर भी पूरा का पूरा डेकोरेट था, लेकिन वो गलती से आपके घर पर आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें रोक थोड़ी ना देते। उन्हें रोक कर क्या ही कहते हम उन्हें,
क्या हम उन्हें आप सबके सामने ये कहते कि यहाँ पर मत बैठो, वहाँ पर कथा करो, यहाँ पर बैठो? आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो फिर मुझे पता था आपको यकीन नहीं आएगा। अजीत तो आंखें फाड़कर शुभ की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था। और फिर वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा शरारती यही लड़का है, यही शरारत करता है। अजीत बोलता है कि शुभ, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ ये तुम तीनों ने मिल के करा है, तुम तीनों की मिली भगत है। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों जानबूझकर गीतांजलि को परेशान कर रहे हो। अरे कितनी बार कहूँ मैं कि मेरा और गीतांजलि का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। शुभ बोलता है कि तो हमने कब कहा है कि कुछ हो जाए अंकल? आप तो जबरदस्ती खुद ही कह रहे हो। एक तो अपने दिल की बात घुमा फिरा कर बोल रहे हो आप, और ऊपर से हमें ही ब्लेम कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है ना अंकल? मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो फिर चलो चलो मैं आपको अपनी दादी के पास लेकर चलता हूँ। दादी ही आपको सब कुछ सच सच बताएंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, हमने गीतांजलि आंटी की बुकिंग अपने घर के लिए करी थी, लेकिन वो गलती से आपके घर पर आ गई। सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अजीत के पास अब कोई भी जवाब नहीं था। उसने भी उन तीनों को ही गुस्से से घूर कर देखा और फिर बोलता है कि ठीक है, मेरी तो सुननी नहीं है तुम लोगों को, जो भी करना है ना करो जाकर। मैं भी एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस से चला जाता हूँ। अब जब गीतांजलि कथा खत्म कर लेगी और वापस से यहाँ से चली जाएगी, तो मैं भी वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर अजीत वहाँ से जाने लगा, तो शोभित ने हैरानी से शुभ की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि यार पापा चले जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। शुभ ने बस आंखें झपकाई, जैसे कहना चाहता होगी ये आशिक है आशिक, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। अजीत भी सीढ़ियों से होता हुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने कमरे की तरफ ऊपर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी अभी लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार कहीं ना कहीं उसे भी उम्मीद थी कि शायद गीतांजलि अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाए, और शायद गीतांजलि एक बार आकर उससे शिकायत करे और उससे पूछे कि वो उस रात क्यों नहीं आया था। शायद वो गीतांजलि को अपने गले लगाकर अपनी सारी सफाई दे देगा, और शायद गीतांजलि से कहे कि वो आज के बाद कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। इसी उम्मीद में एक छोटी सी मुस्कुराहट लेकर अजीत भी अपने कमरे में चला गया था। उसके जाते ही शोभित बोलता है कि यार मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ होगा। शोभ ने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो फिर आगे भी जाएंगे, और रही बात अंकल की, तो तू फिक्र मत कर, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तू लिख कर ले ले मुझसे, तूने नहीं देखा ना, मैंने देखा है। जब गीतांजलि आंटी कथा कह रही थी तो अजीत अंकल की नज़र बस गीतांजलि आंटी पर ही टिकी हुई थी। खैर वो सब कुछ छोड़ो, काम तो ऑलमोस्ट अब हमारा हो ही गया है, बस कल जल्दी से आकर ठीक करवा देंगे। ओके, अब मैं घर जाता हूँ, दादी को भी तो संभालना है। सीधा सीधा मुंह पर धमकी दे रही थी मुझे। पैसा तो हमने खर्च किया है, और फिर गीतांजलि कथा कहने के लिए वहां पर क्यों चली गई? शोभित बोलता है कि हाँ हाँ यार ठीक है यार, अब तू ना जल्दी से चला जा, देखते हैं क्या होगा। निहाल और शुभ भी वहां से चले गए थे, और जैसे ही वो लोग घर में एंटर हुए, वैसे ही दोनों ने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उनके सामने संजय हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। संजय दोनों को गुस्से में घूर रहा था। निहाल धीरे से बड़बड़ाया कि अभी अंकल की डांट खा रहे थे, फिर पापा की खाएंगे, और फिर दादी की, और फिर दादू की, फिर माँ की, और जब शादी हो जाएगी ना तो अपनी बीबी की भी डांट खाएंगे। लगता है कि सारी जिंदगी बस डांट ही खाते रहेंगे, हमारे नसीब में और कुछ भी नहीं है यार शुभ। संजय बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम दोनों, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्यों दोनों की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? तुम दोनों को क्यों नहीं समझ में आता है? अजीत अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अब वो वापस कभी भी नहीं लौटेगा अपनी जिंदगी में। निहाल बोलता है कि पापा, अजीत अंकल वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर 20 साल पहले खड़े हुए थे, कोई आगे नहीं बढ़ा है। वो अगर आगे बढ़ते ना तो शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने आज तक शादी नहीं करी है, अपने प्यार को डेडिकेट कर दिया है। और फिर गीतांजलि आंटी, वो भी कम सुंदर नहीं है, उन्होंने भी भगवा धारण कर लिया है। चाहती तो वो भी शादी करके सेटल हो सकती थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी आज भी अजीत अंकल से प्यार करती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए? संजय ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि अच्छा, और दुनिया वालों का क्या सोचा है तुम लोगों ने? दुनिया वालों को क्या कहेंगे वो दोनों ही? और दुनिया वालों को तो छोड़ ही दो, वो दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, समझे ना तुम दोनों? शुभ बोलता है कि पापा, पर एक ही बात कितनी बार बोलोगे आप? एक बार हमें ट्राई तो करने दीजिए ना। संजय ने काफी ज्यादा गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा और उंगली दिखाते हुए बोला कि अगर किसी की भी बदनामी हो गई ना, अगर तुमने कोई भी उल्टा सीधा काम किया ना, अगर कुछ भी इस केस में गलत हुआ ना, तो फिर मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग जानते हो मेरा गुस्सा, फिर इस घर से बाहर ही निकाल दूंगा। तुम्हें ट्राई करना है ना तो ठीक है, करो ट्राई, जितना भी करना है उतना करो,
लेकिन कोई भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं, ना तुम्हारी माँ और ना ही मेरा बाप, याद रखना तुम, समझे ना। इतना कहकर संजय काफी ज्यादा गुस्से से वहां से चला गया। तो वहीं गीतांजलि भी अपने कमरे में चुपचाप से बैठी हुई थी। उसके सामने संध्या और दादी भी बैठी हुई थी। दादी को गीतांजलि से बात करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और थोड़ा थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था। गीतांजलि को भी उनसे बात करके बहुत ही ज्यादा अपनापन महसूस हो रहा था। दादी बोलती हैं कि बेटा, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं करी? कितनी तो सुंदर हो तुम, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? माँ बाप ने भगवा धारण करने से मना नहीं किया क्या तुम्हें? गीतांजलि को अब अपने माँ बाप की बहुत ही ज्यादा याद आ गई थी। उसकी शादी एक अमीर और बिगड़े हुए आदमी से फिक्स कर दी थी उन लोगों ने, और जबरदस्ती पैसों के लालच में उसकी शादी कर रहे थे। गीतांजलि बोलती है कि माँ जी, मैंने अपना घर 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। बस तब से आश्रम में ही रह रही हूँ। शादी का ख्याल तो कभी मन में आया ही नहीं मेरे। और तभी शुभ और निहाल भी दोनों ही कमरे के अंदर आ गए थे। और निहाल बोलता है कि वैसे दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। गीतांजलि आंटी कितनी ज़्यादा सुंदर है ना, कितनी ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं। आपको नहीं लगता है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए आज भी, क्योंकि आज भी इनकी उम्र ही क्या है? गीतांजलि ने गुस्से में निहाल की तरफ घूरकर देखा तो शुभ बोलता है कि हाँ हाँ गीतांजलि आंटी, आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। आप कहो तो हम आपके लिए एक अच्छा सा हैंडसम सा अंकल ढूंढ दे क्या? यह सुनते ही दादी ने हल्का सा शुभ के बाजू पर जोर से मारा और फिर गुस्से में बोलती है कि देखो, इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी मजाक नहीं चलेगा। ऐसा मजाक बिल्कुल मत करो वरना पाप लगेगा, पाप। चलो जाओ दोनों के दोनों यहाँ से। दोनों ने एक नज़र गीतांजलि को उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन गीतांजलि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों को देख रही थी। फिर वो दोनों ही जाते जाते एक साथ बोलते हैं कि वैसे कहीं से भी आंटी नहीं लगती हैं आप, लगती तो अभी दीदी ही हैं मेरी। उसके लिए तो भैया ढूंढना पड़ेगा हमें। इतना कहकर वो दोनों ही मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और फिर उनका वो डायलॉग गीतांजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आ गया था। तो वहीं दादी भी प्यार से बोलती हैं कि अच्छा बेटा, अब तुम ना आराम कर लो, हम भी जा रहे हैं। इन दोनों की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना तुम, ये तो है ही ऐसे मजाक करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। संध्या ने भी एक कबर्ड में से एक ब्लैंकेट निकाला और फिर गीतांजलि को उड़ाते हुए बोलती है कि वैसे तो ठंड लगेगी नहीं आपको, अगर लगेगी तो एक और कंबल कबर्ड में से ले लेना या फिर आवाज लगा देना, मैं खुद ही आकर दे दूंगी। गीतांजलि ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और आराम से लेट गई। दादी और संध्या भी उस कमरे से बाहर चली गई और उनके जाते ही गीतांजलि भी उठकर बैठ गई और वो आंखें बंद करती तो उसे बार बार अजीत का चेहरा दिखाई देता। वो खुद से बोलती है कि अजीत आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि उस वक्त था, बल्कि आज तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था वो। पता नहीं इस इंसान ने शादी क्यों नहीं करी, इसे तो शादी कर लेनी चाहिए थी। गीतांजलि भी यही सोच ही रही थी कि उसकी बेचैनी एकदम से बढ़ने लगी। पुरानी बातें एकदम से याद आने लगी, जब उसने कितना अच्छा वक्त अजीत के साथ बिताया था और अजीत ने कभी भी प्यार के नाम पर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश तक नहीं करी थी, बल्कि अजीत और गीतांजलि का प्यार बहुत ही ज्यादा पवित्र था। गीतांजलि भी उठकर बालकनी में चली गई और जैसे ही वो बालकनी में गई, उसकी नज़र एकदम से अजीत पर जाती है, जो कि पहले से ही बालकनी में खड़ा हुआ था। और जैसे ही गीतांजलि के इंतजार में ही हो, दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूरी थी। दोनों ही मन शायद आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुनियादारी के चक्कर में अपने दिल की बात को खोलकर एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे थे। कुछ देर तक तो दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ चुपचाप खामोशी से देखते रहते हैं और फिर गीतांजलि वापस से अंदर आ गई थी और उसके जाते ही अजीत भी आकर चुपचाप से अपने बेड पर लेट गया था और गीतांजलि के बारे में सोचने लगा था। अगली सुबह हमेशा की तरह त्रिमूर्ति सचदेवा गार्डन में काम कर रही थी और अब तो अवनी और किट्टू भी वहां पर जाकर काम करने लगी थी। पांचों के पांचों हंसी मजाक करते हुए काम में लगे हुए थे। पांचों ही जल्दी से उठकर वहां की साफ सफाई कर रहे थे। दादी आती हैं और फिर पांचों को देखकर मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ हाँ अच्छे से साफ करो बेटा, बहुत अच्छे से सारी सफाई कर देना। निहाल बोलता है कि दादी, नौकर से भी तो करवा सकती हो ना आप सफाई। दादी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे काम करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है, करो करो सब सारे सफाई करो। और तभी रुद्र भी वहां पर आ गया और उसने भी किट्टू को काम करते हुए देखा तो बोला कि किट्टू, मेरा नाश्ता। दादी ने पलटकर रुद्र की तरफ घूरकर देखा और बोला कि आज अपने बाप से बनवा ले जाकर ना, तुझे तो बनाना आता ही है ना, तेरे बाप को भी बनाना आता है, और नहीं आता है ना तो जा सीख ले जाकर, लेकिन बहू तो यहाँ पर ही रहेगी, समझा तू, अब जा यहाँ से। रुद्र ने भी किट्टू को मासूम सी नजरों से देखा और फिर किट्टू भी अपने पति पर थोड़ा सा तरस कर रही थी। वो दादी की तरफ देखकर बोलती है कि दादी, जल्दी जाकर जल्दी आ जाऊंगी। दादी बोलती है कि मैंने कहा ना कि तुम काम करोगी,
चलो चुपचाप से जल्दी से उस दरी को साफ करो, थोड़ी ही देर में औरतें आ जाएंगी और कथा शुरू हो जाएगी। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अब तू यहाँ पर खड़ा होकर घूर क्या रहा है। रुद्र भी एक नज़र किट्टू की तरफ देखकर चुपचाप वहां से चला गया और रुद्र जा तो रहा था और नील जो कि अवनी को बुलाने के लिए आ रहा था। रुद्र बोलता है कि रहने दे नील, दादी किसी को भी नहीं भेज रही हैं। नील बोलता है कि दादी अवनी को भेज दो ना प्लीज, मेरी टाई नहीं मिल रही है। दादी ने पलटकर नील की तरफ घूरकर देखा और बोली कि तेरे पास एक ही टाई है क्या। नील ने हंसकर कहा कि नहीं दादी, लेकिन पत्नी तो एक ही है ना, भेज दो ना प्लीज दादी। दादी बोलती हैं कि जाओ, 7-8 दिन तक अपनी पत्नियों को तुम दोनों ही भूल जाओ, अपना अपना काम खुद ही करो, चलो जाओ यहाँ से दोनों के दोनों भाइयों। दोनों ही मुंह लटकाकर वापस से सचादेवा हाउस से आ गए थे। दादी पांचों की तरफ देख रही थी और तभी देशा वहां पर आ गई और वो बोलती है कि सॉरी दादी, मैं आने में लेट हो गई। दादी ने कहा कि आगे से मत होना, ओके। चलो अब तुम भी जल्दी से काम करो, ऐसा काम करने से भगवान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और शुभ काम करता हुआ दिशा की तरफ ही देख रहा था। फिर उसने भी दादी की तरफ देखकर कहा कि दादी, भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं जिसे चाहूँ उससे शादी कर लूंगा। दादी ने भी दिशा की तरफ देखा और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलती हैं कि हाँ, अगर तू निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेगा ना तो तेरी शादी उसी से ही होगी जिसे तू पसंद करता है। शुभ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और फिर दुगनी स्पीड से काम करने लगा था। तभी अजीत भी चाय का कप लेकर बाहर आ जाता है और वो गार्डन से सबको देख रहा था काम करता हुआ। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने दादी की तरफ देखा और उठकर दादी के पास गया। उसने दादी के पैर छुए और फिर दादी ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा खुश रहो बेटा। एक बात बताओ अजीत, कब तक ऐसे ही रहेगा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता है। ये सुनते ही तीनों ही त्रिमूर्ति के कान एकदम से खड़े हो गए थे। तीनों ही खड़े होकर बोलते हैं कि वही तो दादी, कब से तो कह रहे हैं अंकल से कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं, एक ही रट लगा रखी है कि शादी नहीं करेंगे। अब दादी आप ही पूछो ना कि शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं अंकल। अजीत ने काफी ज्यादा गुस्से में तीनों की तरफ घूर कर देखा तो तीनों ही फिर से अपने काम में लग गए थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।